ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू क्लास फिजिक्स के यूनिट 8 का टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इट्स ड्रॉबैक एंड पोस्टुलेट ऑफ बोह्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से इसको कीजिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने एटम के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, गीगर एंड न्यूटन एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले और उन कंक्लूजन के बेस पर एटम का एक मॉडल दिया। तो फर्स्ट मॉडल या फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मॉडल क्या था? ओके, तो जो फर्स्ट पॉइंट था रदरफोर्ड का, उसमें रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास है, मोस्ट ऑफ द मास and positive charge of the atom, positive charge of the atom मीन्स एटम का जितना टोटल उसका मास होता है वो सारा उसका मैक्सिमम पार्ट मीन्स 99% मास, और एटम के पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके रिगार्डिंग रदरफोर्ड ने कहा कि दैट इज एट द सेंटर, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, वो एटम के सेंटर में आता है और उसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। क्या कहा? उसको रदरफोर्ड ने कहा कि उसे हम लोग एटम का न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट था ये बिल्कुल सही था रदरफोर्ड का। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में बाद में भी यही जो बात है वो कही गई। सेकेंड पॉइंट में उसने कहा कि जो एटम के जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस, वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जिस पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं उसका उसने नाम दिया सर्कुलर ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स कहा उसने उन्हें, और वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, दे रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ, जिसे कि सर्कुलर ऑर्बिट कहा गया। फिर उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, जो बाकी भाग हिस्सा उसका बच गया वो सारा एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एटम का मैक्सिमम पार्ट मींस 99% तो वो सेंटर पे ही चला गया, बाकी उसके बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, पाथ बने हुए हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। राइट। फिर उसने कहा कि अब हमने प्लस वन क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसके लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो वो कह चुका था रदरफोर्ड कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज भी सेंटर में लाई कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उनके लिए उस इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पर इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलती है। मींस जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है चार्जेस के बीच की, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उसका जो फोर्थ पॉइंट था मॉडल के, एटम के मॉडल के बारे में, वो ये था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है,
provides the centripetal force. Provides the centripetal force to the electron. तभी इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर पाएगा, राइट। फिर उसने एक और लास्ट में पॉइंट दे दिया था कि जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके ये उसने जब ये बात कही तो उसने कहा कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में, उसी के बराबर उसमें नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं बाहर, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन होंगे कि आपके न्यूक्लियस का सारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज कर दे। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दे, ठीक है। तो उसके बेस पर आपका एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उसके ये पॉइंट्स हैं, राइट। लेकिन अब इन पॉइंट्स के बेस पर जब हमने मॉडल को स्टडी किया साइंटिस्टों ने, तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आती हैं। देयर आर सम ड्रॉबैक्स इन इट। पहली जो ड्रॉबैक आई वो आई स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जब रदरफोर्ड ने ये एटॉमिक मॉडल दिया था तो क्लासिकल फिजिक्स में एक स्टेटमेंट आई थी जो कि प्रूव भी हुई थी कि मूविंग चार्जेस, जो चार्ज मोशन में होते हैं, मूविंग चार्जेस रेडिएट एनर्जी। जो चार्ज मोशन में होता है वो एनर्जी रेडिएट करता है, जो कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मूविंग चार्जेस ऑलवेज रेडिएट एनर्जी, मींस एक्सीलरेटिंग चार्ज होते हैं एक तरह से, वो एक्सीलरेटिंग चार्ज। तो सर्कल में जब कोई चीज घूमती है तो कंटिन्यूसली एक्सीलरेटिंग होती है, राइट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस के अराउंड पहुंचता जाएगा, और एट लास्ट वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जब उसकी एनर्जी टोटल खत्म हो जाएगी तो पूरी तरह से न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो घूम नहीं पाएगा। एनर्जी के खत्म होने पर जब उसका रोटेशन कम होता जाएगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो यहाँ पर अट्रैक्शन लग रही है वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती जाएगी, और एट लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपका जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमें कोई भी एटम आज देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका मतलब कि एटम स्टेबल नहीं है, लेकिन एटम तो स्टेबल है। एटम है तभी एटम से मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मॉलिक्यूल से आपके मैटर बनता है, और जो हम ऑल अराउंड अपने चारों ओर देखते हैं। तो ये इसका पहला एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, जिसके कारण इसको मॉडल को इम्प्रूव करना जरूरी था। सेकंड जो मेन ड्रॉबैक था, रदरफोर्ड ये कह गया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाया था। ही वॉज नॉट एबल टू डिफाइन द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 4 या 8 आ जाएंगे, थर्ड ऑर्बिट में कुछ और आ जाएंगे, जहां पर एक 2n² का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ये कुछ नहीं बता पाया था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ घूमते हैं, और कहाँ घूमते हैं, किस ऑर्बिट में घूमते हैं, कितने घूमते हैं, कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बता पाया था। ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, किस रेडियस में कितने रेडियस के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये सारा उसका एक ड्रॉबैक था, जिसके कारण उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और उस मॉडल के आगे फिर बोहर्स ने स्टडी की, और बोहर ने फिर अपना एक मॉडल दिया जिसे हम पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल या पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। तो लेट अस डू दैट नाउ। अब जब बोहर मॉडल की जब हम बात करते हैं तो बोहर मॉडल ने
कुछ पॉइंट्स रदरफोर्ड के एक्सेप्ट कर लिए कि पहला पॉइंट जो था कि मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज एट द सेंटर, ये बिल्कुल सही है कि पॉजिटिव चार्ज सारा सेंटर में होता है और मास भी मैक्सिमम सेंटर में होता है। दूसरा उसने कहा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन वो ऑर्बिट कैसे हैं और कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा ये चीज वो नहीं बता पाया था, तो इसको बोहर ने मॉडिफाई किया। साथ में उसने ये भी कहा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, रदरफोर्ड कह गया था, तो बोहर ने भी इस बात को प्रूव कर दिया कि ये सही है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अब ऑर्बिट्स के बारे में बोहर ने क्या कहा, वही हमारा बोहर-स्टोनिक मॉडल या पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी कहलाते हैं, तो उनको अब हम करते हैं। बोहर मॉडल का पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट था P1 कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। रदरफोर्ड ने भी यही कहा था और बोहर ने भी यही आगे कंटिन्यू किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 2 या सेकंड पोस्टुलेट में कहा गया कि सेकेंड पॉइंट में कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व विद सम फिक्स्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और उनके पास कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इन ऑर्बिट्स विदाउट गेनिंग और लूजिंग द एनर्जी। मीन जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा विदाउट गेनिंग एंड लूजिंग एनर्जी। यहाँ पर रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी का जो एक इशू बन रहा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, रेडिएट करता है, जो कि रदरफोर्ड में कहा गया था, यहाँ पर उसने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया मान लीजिए और इसके अराउंड ये ऑर्बिट आ गया, तो जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा वो एनर्जी को ना तो रेडिएट करेगा, मींस रेडिएट भी नहीं करेगा एनर्जी को, और एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, मींस नाइदर एनर्जी इज रेडिएटेड नॉर एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जब तक वो एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। और इस ऑर्बिट में जब वो घूमेगा तो उसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, दैट विल हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसे हम लोग उस पार्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज नोन एज एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, मीन्स है कि किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में, जैसे ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी E2 है। ठीक है, तो E1 जो है उसे कहेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल, E2 को कहेंगे सेकेंड एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट और एनर्जी लेवल ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट। अब जब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में घूमना है तो उसके पास E1 के बराबर एनर्जी होनी चाहिए। आगे हम कैलकुलेट भी करेंगे कि कितनी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे ऑर्बिट में घूमना है उसके बाहर, तो उसके पास E2 एनर्जी होनी चाहिए। जब उसके पास E2 एनर्जी होगी तो वो इस ऑर्बिट में रोटेट कर सकेगा, रिवॉल्व कर सकेगा। ठीक है, अदरवाइज वो इसमें रिवॉल्व नहीं कर सकेगा, और जब तक वो इसमें रिवॉल्व करता रहेगा किसी भी एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में, तो वो ना तो एनर्जी रेडिएट करेगा ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। फिर आता है हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 3। P3 कहता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, किस ऑर्बिट में जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट in which the angular momentum, orbital momentum या angular momentum of the electron is equal to the integral multiple of h upon 2 pi। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाएगा, उसने ऑर्बिट का साइज डिसाइड किया यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लो ये पहला ऑर्बिट है और इसका रेडियस मान लो R1 है, ये कोई दूसरा ऑर्बिट है जिसका रेडियस R2 है। वैसे हम लोग यहाँ पर एक और ऑर्बिट बना लेते हैं और इसका जो रेडियस है मान लो वो R3 है,
तो अब इन तीनों ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलग अलग होगा। पहले ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम मान लो L1 आता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो मान लो पहले ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम आता है L1 m1 v1 r1, ठीक है, मास सेम रहेगा। कोई और दूसरा ऑर्बिट है उसमें मोमेंटम आ जाता है mv2 r2। कोई और तीसरा ऑर्बिट है उसमें मोमेंटम आ जाता है एंगुलर मोमेंटम mv3 r3। तो इन तीन एंगुलर मोमेंटम जब हमने निकाले अलग अलग रेडियस के ऑर्बिट के लिए, तो कौन सा रेडियस एक्सेप्टेबल होगा, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, उसके बारे में बोहर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसी ऑर्बिट में h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स n आपका होना चाहिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो वही आपका ऑर्बिट एक्सेप्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वही उसका ऑर्बिट बनेगा। दैट मीन्स उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो 1 इंटू h/2 होना चाहिए, या फिर 2 इंटू h/2 होना चाहिए, या फिर इसी तरह से 3 इंटू h/2 होना चाहिए, या फिर इसी तरह से 4 इंटू 5 इंटू वगैरह वगैरह होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑर्बिट आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व नहीं करेगा, राइट। तो इसका मतलब वेरी कि एंगुलर ओनली दोज ऑर्बिट्स विल बी acceptable or electron will revolve only in those orbits in which angular momentum will be is equal to nh/2 pi, where n आपको पता है इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2 का, तो n आपका नंबर होना चाहिए इंटीग्रल 1 2 3 4 ऑन, और h आप सबको पता है प्लांक्स कांस्टेंट होता है, h इज अ प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। h क्या है हमारा यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट। उसके बाद पोस्टुलेट नंबर 4 आता है बच्चों, जिसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, कब करेगा, या एब्जॉर्ब करेगा तो कब करेगा। उसके लिए थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया सेंटर में, और ये मान लो कोई एक्सेप्टेबल ऑर्बिट आ गया, ये कोई दूसरा ऑर्बिट आ गया जो एक्सेप्टेबल है, कंडीशन को, क्वांटाइजेशन की जो कंडीशन है उसको, एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन की जो कंडीशन है उसको फॉलो करता है। ये कोई तीसरा ऑर्बिट आ गया। अब मान लीजिए पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो हम लोग E1 ले लेते हैं, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी हम लोग E2 ले लेते हैं, और इस ऑर्बिट की एनर्जी E3 ले लेते हैं। तो लेटेस्ट स्टेज में हम देखेंगे कि एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट इज हायर, दैट मीन्स E3 का एनर्जी E2 से ज्यादा होगा, और E2 का एनर्जी E1 से ज्यादा होगा, मतलब ऑर्बिट जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोर ने कहा कि लेट अस से दैट कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये पहले ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये यहाँ से रिवॉल्व करता हुआ मान लीजिए जब तक ये इसी ऑर्बिट में रहेगा तो ये कोई एनर्जी ना रेडिएट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर इसे पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है, मान लीजिए इसे फर्स्ट से सेकंड में जाना है, तो जो E2 है वो तो ग्रेटर देन E1 है। कितनी ज्यादा है, E2 माइनस E1, कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एनर्जी की। तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी लेनी पड़ेगी तब वो पहले ऑर्बिट से दूसरे में जंप करेगा। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये एनर्जी आएगी उसको किसी फोटोन से। अगर कोई फोटोन जिसकी एनर्जी h न्यू होती है, हमने स्टडी किया हुआ है, फोटोन हैज एनर्जी h न्यू,
and this h nu should be is equal to difference of these टू एनर्जीज, इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर अगर एनर्जी इसको मिलती है तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट मीन्स हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। लेकिन ये जाएगा तभी जब एनर्जी डिफरेंस के बराबर उसको एनर्जी मिलेगी। अगर कम मिलेगी तब भी नहीं जाएगा और ज्यादा मिलेगी तब भी नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब एब्जॉर्ब करता है? जब कोई एक्सटर्नल फोटोन उस पर फॉल करेगा और उस फोटोन की एनर्जी किन्हीं दो ऑर्बिट्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। जैसे मान लीजिए अभी ये कोई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इसको एक फोटोन यहाँ से इंसिडेंट होता है और वो इसको इतनी एनर्जी दे देता है कि उसकी एनर्जी थर्ड ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर हो जाएगी, तो आपका इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फर्स्ट से थर्ड में चला जाएगा। राइट। सेकंड केस में कहा गया कि एनर्जी रिलीज कब होगी। एनर्जी रिलीज के लिए कहा गया कि कोई ऑर्बिट कोई इलेक्ट्रॉन अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इसे E3 से थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आना है, तो फिर ये एनर्जी रिलीज करेगा। इट विल रिलीज द एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? जितना इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस होगा। राइट। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर ऑर्बिट बोहर्स ने कहा कि रदरफोर्ड पार्टिकुलरली तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल एनर्जी, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है जिसे हम इनिशियल EI कह देते हैं, वहां से जंप करता है किसी फाइनल ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी हम EF कह देते हैं और उस एनर्जी को हम h न्यू लिख देते हैं, तभी आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट को चेंज करेगा। मींस चेंज इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इनिशियल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द फाइनल ऑर्बिट एंड दिस शुड बी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में आप इसको समझ सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है, लेकिन कब? जब वो अपना ऑर्बिट बदलेगा। ठीक है। जब तक वो अपने किसी एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएटर नहीं करेगा। तो ये आपका बोहर्स पोस्टुलेट था, फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। राइट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल स्टडी करेंगे और उसका रेडियस और एनर्जी एटसेट्रा कैलकुलेट करेंगे।